भाई फिर से इंडिया ने धमाका कर दिया है। इस बार मामला रूस से जुड़ा है। वहाँ करीब 3 लाख मजदूरों की भारी कमी है और अब भारत तैयार है मदद के लिए हाथ बढ़ाने को। कहा जा रहा है कि इंडिया रूस को टेक्निकल वर्कर्स भेजेगा, मतलब एरोस्पेस से लेकर इंजीनियरिंग सेक्टर तक स्किल्ड लोग वहां काम करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ये वही लोग हैं जो तेजस फाइटर जेट्स पर काम करते हैं, या फिर रूस के हथियार ऑर्डर पूरे करने में मदद करने वाले हैं? सुनने में तो ये भी आया कि बात इंडस्ट्रियल सपोर्ट की है, लेकिन असल में रूस को चाहिए सिर्फ असेंबली लाइन वर्कर्स, मतलब हथियारों की असेंबलिंग में मदद। रूस का तो सिस्टम ही अजीब है। वो नॉर्थ कोरिया को तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इंडिया को नहीं देगा। और जो ब्लू कॉलर टेक्नीशियंस वाला शब्द है ना, वो तो इंडिया में बहुत पुराना है। अब बस उसे लेबर डिस्पैच प्रोग्राम कहकर थोड़ा फैंसी बना दिया गया है। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, मोदी ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। आखिरकार भारत ने अपनी जनसंख्या को असली ताकत बना दिया है। देखो ना, टॉप लेवल टैलेंट अमेरिका भेज दिया, जो थोड़े कम हैं वो जापान चले गए, और बाकी कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इंडियंस फैले हुए हैं। कुल मिलाकर इंडिया अब तक 33 देशों में वर्कर्स भेज चुका है। ये तो ग्लोबल लेवल एक्सपेंशन हो गया। अब समझ में आया कि मोदी इतने आसानी से क्यों राजी हो गए रूस की एनर्जी पेमेंट्स रुपये की बजाय युआन में करने के लिए। 2 साल पहले रूस तो बिल्कुल तैयार नहीं था। वो तो जैसे रुपया शब्द सुनकर ही गुस्से में आ जाता था। लेकिन अब मोदी बेफिक्र हैं, क्योंकि अब इंडिया के लोग वहीं जाकर काम कर रहे हैं। वैसे रूस का मामला अलग है। वो पूरी तरह मैन पावर ड्रिवन देश है। जैसे अमेरिका में मैक्सिकन मजदूर हैं, वैसे अब रूस को भी इंडियन वर्कर्स मिल जाएंगे। पुतिन को भी अब समझ आ गया है, इतने साल यूक्रेन से लड़ने के बाद सिर्फ स्लाविक प्राइड से पेट नहीं भरता, काम करने वाले भी चाहिए। वो अब फिर से सोवियत स्टाइल रिसोर्स इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। और देखो, तरीका गलत नहीं है, लेकिन इंडिया को थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि इंडियन वर्कर्स की रेप्यूटेशन भी तो सबको पता। खाने पीने में एडजस्ट कर लेते हैं, पर अनुशासन में थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। जापान की हाल की खबरें देखी होंगी। इंडियन वर्कर्स वहां भी खूब एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं। कभी कल्चरल क्लैश, कभी जेंडर कंट्रोवर्सी। दुनिया कह रही है इंडियंस अब हर देश में पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या उन देशों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मोदी के द्वार का इंडिया अलग है। उसकी अपनी संस्कृति, अपने तौर तरीके हैं। कभी कभी वो वेस्टर्न वैल्यूज से टकरा भी जाते हैं, पर एक बात तो तय है, इंडिया अब दुनिया को झकझोरने निकला है। अमेरिका में ट्रंप ने तो पहले ही वर्क वीजा पर रोक लगाई थी ताकि इंडियन टेक्निकल स्टाफ ना आ सके। लेकिन जब तक दुनिया को खुद इंडियन वर्कर्स की वैल्यू नहीं समझ आएगी, वो ये ग्लोबल लेबर पावर कभी नहीं पहचान पाएंगे। और अब लगता है ट्रंप भी उस रफ्तार से परेशान हो चुका है जिससे इंडिया अपने लोगों को पूरी दुनिया में फैला रहा है। ब्रिटेन में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। वहाँ इंडियन वीजा सिस्टम का इतना असर है कि एक बंदा खुद जाता है तो अपने साथ 10-10 लोगों को भी ले जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ के इंडियन वर्कर्स अब परमानेंट रेजिडेंसी की मांग कर रहे हैं। बाकी देश इसे देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसे सीधा कमाई का जरिया बना लिया है। इंडिया के अंदर अब बाकायदा विदेश जाने के लिए एडवांस ट्रेनिंग सेंटर खुल चुके हैं, और बीच में प्लेसमेंट एजेंट्स की भी लाइन लग गई है। असल में हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड धीरे धीरे दिखने लगा है। कानूनी तौर पर विदेश जाने के लिए किसी ऑफिशियल कंपनी इन्विटेशन लेटर की जरूरत होती है, साथ ही डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन भी जरूरी है। मतलब ये प्रक्रिया अमेरिका के वीजा सिस्टम से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब कुछ लोग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर इंडियंस को दूसरे देशों में सेट करवा रहे हैं। मजे की बात यह है कि इंडिया खुद दूसरे देशों को टूरिस्ट वीजा तब देता है जब कोई कम से कम 10 लाख रुपए की बैंक बैलेंस प्रूफ दिखाए, और ऊपर से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरना पड़ता है। अमेरिका तक इतनी सख्ती नहीं करता। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया खुद सुपर पावर बनने की तैयारी में है? क्योंकि वहां या तो ट्रैवल व्लॉगर्स एडवेंचर के लिए जाते हैं, या फिर कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन क्यूरियोसिटी में। बाकी आम लोग तो वहां जाने से डरते हैं। अब आते हैं हाल ही में जारी भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों पर। आज दुनिया में करीब 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा भारतीय विदेश में रह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा हैं अमेरिका में 14.6 लाख, यूएई में 34.2 लाख, मलेशिया में 29.8 लाख और सऊदी अरब में 26 लाख। बाकी देशों का डेटा नीचे दिए चार्ट जैसा ही है। ये वही चीज है जिस पर इंडिया गर्व करता है, क्योंकि उसकी विदेशी मुद्रा की 3 सबसे बड़ी आमदनियों में एक है विदेशों में काम करने वाले एनआरआईज द्वारा भेजा गया पैसा। बाकी 2 हैं आईटी एक्सपोर्ट्स और आउटसोर्सिंग सर्विसेज। मिडिल ईस्ट में तो इंडियन वर्कर्स का आना पुरानी बात है, क्योंकि वहां इंडियन लेबर सस्ती पड़ती है, लेकिन रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। जैसे यूएई में 27% वर्कफोर्स इंडियन है, सऊदी में 14% और ब्रिटेन में करीब 15%। ब्रिटेन में तो कई पीढ़ियां वहीं की हो चुकी हैं। कुछ तो कॉलोनियल एरा में ही वहां बस गए थे और बाकी स्टूडेंट्स के बहाने पहुंच गए। सब जानते हैं इंडियन फैमिलीज बड़ी होती हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन हर जगह फैल जाती है। अब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को देखो, जब तक इंडियंस उनकी इकोनॉमी चलाने में मदद कर रहे थे,
तब तक उन्हें सॉफ्ट, पोलाइट, हार्ड वर्किंग कहा जाता था। लेकिन अब जब इंडियन कम्युनिटीज वहां मजबूत हो गई हैं, तो वही देश उन्हें डर की नजर से देखने लगे हैं। वो भूल गए कि इंडियन वर्कर्स ने ही उनकी कई इंडस्ट्रीज को खड़ा किया था। अब जब वही लोग वहां अपने हक के लिए बोल रहे हैं, तो उन्हें ट्रबल मेकर कहा जाने लगा है। भाई, ऐसा कौन करता है? खैर, जो भी हो, अब तो इंडिया ही सब संभालेगा। वैसे जो लोग विदेश निकल जाते हैं, उनमें से वापस लौटने वाले बहुत कम होते हैं। अब जरा देखें कि रूस आखिर इस वक्त इतनी भर्ती क्यों कर रहा है। मसला ये नहीं कि फ्रंट लाइन पर सिपाही कम है, असल में मटेरियल और मैन पावर की भारी कमी है। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं। जब युद्ध लंबा खींच जाए तो मजदूरों की कमी और सप्लाई चेन की दिक्कत आम हो जाती है। पहले भी रूस में कई बड़ी कंपनियों ने लेऑफ्स किए थे, खासकर रेलवे और कोल सेक्टर में। हालात ऐसे बने कि सरकार को खुद दखल देना पड़ा ताकि बेरोजगारी और ज्यादा न बढ़े। रूस की आर्थिक स्थिति सब जानते हैं, खर्चे आमदनी से ज्यादा हैं, फिर भी अचानक इतनी वर्कफोर्स की कमी दिखना थोड़ा अजीब जरूर है। असल में वजह है मिलिट्री फैक्ट्रीज का रैपिड एक्सपेंशन। फ्रंटलाइन के सैनिक भी कम हैं और जो वापस लौट रहे हैं उनमें से कई जख्मी या अपाहिज हैं, तो उन्हें प्रोडक्शन लाइन में लगाना भी मुमकिन नहीं। रूस में इन्फ्लेशन का एक बड़ा कारण भी यही है, लेबर शॉर्टेज। 2024 की शुरुआत तक ये समस्या उतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन पिछले साल के आखिरी महीनों से अचानक काम करने वाले लोगों की कमी महसूस होने लगी। उस वक्त सरकार ने उच्च वेतन देकर भर्ती करने की कोशिश भी की थी, पर ज्यादा असर नहीं हुआ। अब रूस के इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं कि शायद अगले साल इतनी बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा है। रूस की अर्थव्यवस्था में रेलवे को हमेशा मुख्य संकेतक, बैरोमीटर माना जाता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो जुड़े हुए उद्योग भी बढ़ते हैं, पर जैसे ही एक्सपोर्ट घटता है, लेबर डिमांड तुरंत गिर जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड उतनी मजबूत नहीं है। कभी बढ़ती है, कभी गिर जाती है। और हाँ, रूस का जीडीपी डेटा भी कुछ खास नहीं। इस साल जनवरी से अगस्त तक औसतन सिर्फ 1% की ग्रोथ दिखी है, जबकि 2 साल पहले ये 3.6% थी। यहाँ तक कि मौजूदा जीडीपी स्तर 2013 के बराबर है। इस साल रूस का मकसद साफ है, मिलिट्री सेक्टर से कमाई करके प्राइवेट इकोनॉमी के घाटे को पूरा करना। लेकिन सच ये है कि इस वक्त रूस की ग्रोथ रेट मुश्किल से 8% के आसपास है, और सरकार अब यही चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां काम का बोझ घटाए ताकि सिस्टम पूरी तरह न ठप पड़े। असल बात यह है कि रूस किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहा, ये सब एक स्ट्रेटेजिक मैन पावर डील का हिस्सा है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री अब पूरी तरह प्राइवेट कैपिटल के कंट्रोल में है, और उन्हें बस इंडियन वर्कर्स की जरूरत है जब तक काम तेजी से चलाना है। उसके बाद जैसे ही जरूरत खत्म, थैंक यू, अब आप घर जा सकते हैं। और मोदी को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि देश के अंदर लो वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट का जो दबाव है उसे कम करने का ये एक आसान तरीका है। लोग बाहर जाएंगे तो अंदरूनी तनाव भी घटेगा, तो फिर मोदी क्यों ना माने। अब एक और अहम बात, इंडिया ने रूस के साथ युआन, चीनी मुद्रा में तेल का पेमेंट करने का फैसला किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, 2 साल पहले भी ऐसा ट्रायल हुआ था, बस उस वक्त इतना बड़ा स्केल नहीं था। अब हालात बदल गए हैं। ट्रंप की नीतियों के उतार चढ़ाव ने रूस को बुरी तरह हिला दिया। वेस्टर्न देशों ने कोशिश की कि रूस या तो डॉलर और यूरो सिस्टम में शामिल हो जाए या फिर अपनी रूबल करेंसी छोड़ दें, लेकिन रूस के पास सबसे व्यवहारिक विकल्प यही था, रुपया नहीं, युआन, क्योंकि वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल, टेस्टेड और सैंक्शंस प्रूफ है। एससीओ समिट में दोनों देशों के बीच इस पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तय हो चुकी है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद इस डील में मोदी को नुकसान हुआ, पर हकीकत उलटी है। डॉलर के दबाव के बीच इंडिया ने यहाँ भी एक स्मार्ट मूव खेला है। जहाँ दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, वहीं इंडिया ने मौके का फायदा उठा लिया। वैसे फिलहाल युआन का ग्लोबल पेमेंट शेयर सिर्फ 4.5% है, पर अब तक 40 से ज्यादा देशों के साथ सीधा पेमेंट समझौता साइन हो चुका है। ये तो बस शुरुआत है। आखिर में इतना समझ लीजिए, मोदी और पुतिन दोनों ही इस गेम के असली फायदे में हैं। उनकी ये छोटी छोटी चालें भले ही बाहर से मामूली लगें, लेकिन दोनों देशों के लिए बड़ा मुनाफा ले
अब एक और अहम बात, इंडिया ने रूस के साथ युआन चीनी मुद्रा में तेल का पेमेंट करने का फैसला किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, 2 साल पहले भी ऐसा ट्रायल हुआ था, बस उस वक्त इतना बड़ा स्केल नहीं था। अब हालात बदल गए हैं। ट्रंप की नीतियों के उतार चढ़ाव ने रूस को बुरी तरह हिला दिया। वेस्टर्न देशों ने कोशिश की कि रूस या तो डॉलर और यूरो सिस्टम में शामिल हो जाए या फिर अपनी रूबल करेंसी छोड़ दें, लेकिन रूस के पास सबसे व्यवहारिक विकल्प यही था, रुपया नहीं, युआन, क्योंकि वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल, टेस्टेड और सैंक्शंस प्रूफ है। एससीओ समिट में दोनों देशों के बीच इस पर एक लॉन्ग टर्म